ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रूल नंबर 8 से स्टार्ट करना है हमें, तो रूल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेंटेंस को जो कंप्लीट करता है, मतलब एक मीनिंग देता है। ठीक है, जैसे अगर इसको हटा दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट को अगर सेंटेंस से हटा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सेंटेंस जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मीनिंग कन्वे पूरा नहीं करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को सब्जेक्ट और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें छोड़कर जो चीजें हेल्प करती हैं, उसमें प्रपोजिशन आ सकता है, उसमें आर्टिकल आ सकता है, उसमें कोई और वर्ड आ सकता है, इन सभी को, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, इन सभी को जोड़कर अगर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारा मेन सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर मेरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया है तो इसका मतलब वो मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में अगर मेरे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है तो वो मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर उसको वर्ब के बारे में बताया गया है या वर्ब का सहारा लेके कंप्लीट किया गया है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाता है। टू बी का मतलब होता है टू के आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1। ठीक है, V1 अगर लगा है उसको रिप्रेजेंट करता है टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस क्या बता रहा है? हु, इट इज आई हु हैव टू गो। तो टू गो यहाँ पर लग रहा है, यानी कि टू बी वाला फॉर्म लग रहा है वर्ब का। सेंटेंस जो है हु हैव टू गो, ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसे हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या लगाया? इट इज लगाया। ठीक है, आई हु हैव टू गो के आगे हमने इट इज लगाया है, तो इट इज आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, आई हु हैव टू गो। तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन लग रहा है वो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस में ही लगेगा। आई लगेगा, मी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो इट इज है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके सब्जेक्ट वर्ब को, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। इट इज ही हु इज टू ब्लेम। ठीक है, मतलब काम जो भी देख रहे हो, काम आई कर रहा है, आई को जाना है, ही को ब्लेम करना है। ही जो है ये बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, लेट मी जस्ट शेयर इट विद अनदर डिवाइस, वरना ये ब्लिंक करता रहेगा, आप लोग आधा टाइम देख ही नहीं पाओगे। रूल नंबर 8 वी आर स्टार्टिंग, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल यूज हो रहे हैं, इट इज आई हु हैव टू गो, मतलब मैं ही वो हूँ जिसे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज आई जो है हु हैव टू गो, तो टू गो वाला जो फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि इसको यूज किया जा रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आई लगा रहे हैं जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस है, एज अ सब्जेक्ट लगता है। इट इज ही हु इज टू ब्लेम, उसे ब्लेम कर करा ले, जा। बस कोई दिक्कत नहीं कहीं। सॉरी, क्या बोल रहे हो बच्चे? नो मैम, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। ओके, यस, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, इट इज ही हु इज टू ब्लेम। ठीक है, उसे ब्लेम करना है हमें, तो ये ब्लेम करने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इट इज यहाँ पर फ्रेज लगा हुआ है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस आपके इसके फॉर्म में कंप्लीट हो रहे हैं, लास्ट सेंटेंस इट वाज हो रहा है, ही कुड, ही इट वाज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, उसे सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, वो आराम से इसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, यानी कि जो कर सकता है या जिसे करना है वो काम अगर हो रहा है। मेनली यहाँ पर देखिए बहुत पेचीदा चीज लिख दी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको अगर जो काम हो रहा है, जैसे आई यहाँ पर काम कर रहा है, उसे जाना है, ही को ब्लेम करना है, ही जो है वो इजीली सॉल्व कर दे रहा है। तीनों ही केस में जो काम कर रहा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो काम कर रहा है उसके लिए हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे।
तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए इतना बड़ा रूल लिख दिया गया है कि कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वहां पर नॉमिनेटिव केस हमें लगाना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब जहां रहेगा वहां पर हमें नॉमिनेटिव केस लगाना है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? नॉमिनेटिव केस में मतलब ये जो सब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्टिव मतलब होता है, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जिसे ज्यादा चूज किया जाता है या ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जहां भी सब्जेक्टिव लगता है वहां नॉमिनेटिव केस लिख सकते हो आप। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो तब नेक्स्ट रूल, हम नेक्स्ट स्लाइड देती हूँ मैं आपको रूल नंबर 9 के लिए। रूल नंबर 9 के लिए आपका ये स्लाइड मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन जो है, व्हेनेवर एनी प्रोनाउन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब जो है उसका एक ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेन काम हो रहा है उसका किसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस मैंने बताया था जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं हो, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब का या फिर किसी प्रपोजिशन का, ठीक है, प्रपोजिशंस क्या क्या होते हैं? फॉर, ऑन, इट, फॉर, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे आपके प्रपोजिशंस होते हैं जो आपका लोकेशन ऑफ नाउन बताते हैं। ठीक है, वो प्रपोजिशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रपोजिशंस अगर हैं और उसका कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मेन वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हम यहाँ पर जो भी प्रोनाउन लगाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे। कहने का मतलब क्या? इट इज फॉर हिम टू कंसिडर। यहाँ पर फॉर जो है वो आपका क्या है? preposition है। फॉर आपका preposition है। ठीक है, और मैम टू 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 मैम भी, टू बच्चे टू भी है यहाँ पर, लेकिन टू कंसिडर जो है ना यहाँ पर फॉर के लिए लग रहा है हिम। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है ओके ना, ऑफ मेन वर्ब एंड प्रोपोजिशन, ये वाला प्रोपोजिशन फॉर है यहाँ पर। ठीक है, तो ओके फॉर, मैम। हाँ, तो हिम टू कंसिडर तो है ही बच्चे, टू भी है, लेकिन यहाँ पर preposition जो है वो फॉर के लिए हिम लग रहा है। और यहाँ पर कंसिडर आपका मेन वर्ब है, कंसिडर आपका मेन वर्ब है। तो इन दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है, वो इसके लिए है, हिम जो है वो इसके लिए है कि वो इस चीज को कंसिडर करे। कंसिडर मतलब ध्यान में रखे या ध्यान दे इस चीज के बारे में। ठीक है, यानी कि आप उसे बता रहे हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है या तुम्हें कंसिडर करना है इस बारे में। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, ये काम तुम्हारा है और कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर तुम बता रहे हो किसी को ये करने के लिए, ठीक है, यानी कि वो करेगा, उसने अभी तक किया नहीं है, वो करेगा ये काम। तो उसको बता रहे हो, तो तुम बता रहे हो। यहाँ पर जो मेन वर्ब आपका आ जाता है कंसिडर करने का, उसको हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, जिसको कंसिडर करना है उसको उसको एज एन ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उसने अभी तक कंसिडर किया नहीं है। तो कंसिडर करने का काम उसे करना है, लेकिन अभी तक किया नहीं है, उसे हम बता रहे हैं कि ये तुम्हें कंसिडर करना है। तो इसीलिए हिम जो है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट लगा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब और प्रेपोजिशन, यानी कि यहाँ पर प्रेपोजिशन और मेन वर्ब दोनों है। लेकिन अगर किसी केस में सिर्फ मेन वर्ब रहे या सिर्फ प्रेपोजिशन रहे, तो ये दोनों ही केस के लिए मेन वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है या फिर प्रेपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसके लिए लगाते हैं। आसान भाषा में बोले तो जो सब सेंटेंस है जहां पर किसी और का काम करने के लिए बोला जा रहा है आपको, कि तुम उससे बोलो ये काम करने के लिए, या तुम उससे जाकर पूछो ये काम करना है कैसे, या फिर मतलब अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, दैट सेकंड सेंटेंसेस क्या है? आस्क हिम टू गो। ठीक है, मतलब तुम उससे जाके पूछो कि वो चले जाए तुम्हारे साथ या चलेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, आस्क हिम टू मूव। ठीक है, ask her if she wants to go or not, ask them if they have submitted the assignment or not. ठीक है,
तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इट इज फॉर यू टू सबमिट योर असाइनमेंट और सबमिट दी असाइनमेंट। यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस में लगा है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम में होता है, इसीलिए डाउट होगा, इसलिए वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो इट इज फॉर मी टू सबमिट दी असाइनमेंट, ठीक है। ये केस होगा अगर आपका खुद के लिए, अगर आप बोल रहे हो, खुद को बोल रहे हो करने के लिए, दूसरों को बोल रहे हो या थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हो कि इट इज फॉर देम टू कंसिडर सबमिटिंग देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है। इस तरह का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा कि आप किसी और को बोल रहे हैं कि तुम्हें करना है, या फिर वो तुम्हारे लिए है, वो काम तुम्हारे लिए है, तुम्हें इस तरह करना है। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मेन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बता देते हैं, जो प्रोनाउन लग रहा है उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ये समझने में, तो इस पे ध्यान मत दो, सेंटेंसेस के टाइप पे ध्यान दो, ठीक है। अगर इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो इसमें बहुत हार्ड वर्ड्स में लिखा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन समझना है तो इसको समझो, ठीक है। ये सेंटेंसेस किस तरीके के फॉर्म हो रहे हैं कि आपको ये करना है कि आपको किसी और को जाके करना है कि तुम मुझसे जाके कह दो, तुम मुझसे जाके काम करवा लो, ये तुम्हारा काम है तुम करो, मतलब आप कह रहे हैं सबको ये करो वो करो, इस तरह का जो बिहेवियर होगा, इस तरह के सेंटेंसेस आप फॉर्म करेंगे। तो वहां पर जो भी प्रोनाउन लगेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा, ठीक है। रूल नंबर 9 में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। एनीवन एल्स? चलिए नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद रूल नंबर 10, ठीक है। फटाफट इसको भी खत्म कर लेंगे, तो इसका भी हम फाइल आपको सेंड कर देंगे पढ़ने के लिए। रूल नंबर 10 का इमेज नहीं, ओके लेट मी गेट दिस। रूल नंबर 10 जो है वो आपका इसी में शेयर में करके एक बार दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें नीचे लिखा हुआ है, तो जब तक मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल दिखाने के लिए मिल जाएगा। मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस बारे में बात की जा रही है। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू सिंगुलर नाउन, ठीक है, यानी कि दो सिंगुलर नाउन है सेंटेंसेस में और उन्हें एंड के साथ ज्वाइन किया गया है, ठीक है, और वो सेम पर्सन डोनेट कर रहे हैं, यानी कि जो सिंगुलर नाउन है वो एक ही आदमी के लिए लगाए गए हैं। ये जो सिंगुलर नाउन है ये सेम पर्सन के लिए लगाए गए हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसे सिंगुलर रखेंगे। क्यों सिंगुलर रखेंगे? क्योंकि ये एक ही आदमी के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। ये एक से ज्यादा आदमी के लिए नहीं लगाए गए हैं, ये एक ही आदमी के लिए लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर रखेंगे। इस केसेस में होता क्या है, इन सभी केसेस में आपको जो भी सब्जेक्ट मिलेगा या आपको जो भी सिंगुलर नाउन मिलेगा वो एक पोजीशन होगा। पोजीशन यानी कि आपका टीचर का पोजीशन हो सकता है, मैनेजर का पोजीशन हो सकता है, एसोसिएट का पोजीशन हो सकता है, कुछ भी पोजीशन है, ठीक है। और वो दोनों ही पोजीशन एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है या दोनों ही पोजीशन एक ही पर्सन को दिया गया है। और उस केस में आपका जो प्रोनाउन रहेगा वो, क्योंकि इंसान तो एक ही है, भले पोजीशन वो दो एक्वायर कर रखा है लेकिन इंसान एक ही है, तो उस केस में आपका जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो लेट मी शेयर द एग्जांपल्स विद यू। कहाँ गया प्रोनाउन का फाइल? एग्जांपल्स यहाँ पर शेयर कर लेते हैं रूल नंबर 10 के लिए। रूल नंबर 10, इसके अलावा भी और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस, रूल नंबर 10 का देखिए एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या गिवन है। द अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर्स
should be careful in his work of keeping, यानी कि जो अकाउंट्स का ऑफिसर है और जो ट्रेजर्स का ऑफिसर है उन्हें यहाँ पर ध्यान से अपना काम करना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपना काम ध्यान से करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आपका अकाउंट्स ऑफिसर है वही आपका ट्रेजर्स का भी ऑफिसर है, और जो आपका यहाँ पर ट्रेजर्स का ऑफिसर है वही अकाउंट्स का ऑफिसर है, यानी कि ये दोनों पोजीशन है और यही दोनों जो है सेम पर्सन है। मान लीजिए एक्स कोई पर्सन है तो अकाउंट्स भी वही संभाल रहा है, ट्रेजर्स भी वही संभाल रहा है। समझे? और ये कैसे पहचानोगे कि एक ही इंसान है इस सब्जेक्ट में या फिर इस सेंटेंस में? तो यहाँ पर जो आपका द लगा हुआ है ना, ये जब एक ही जगह लगा है, द का मतलब होता है कि आप उस इंसान को पहचानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अ लगा होता तो आप उस इंसान को नहीं पहचानते, चाहे एक हो चाहे दो हो। द लगने का मतलब है कि आप जानते हैं कि अकाउंट का ऑफिसर कौन है, ट्रेजर्स का ऑफिसर कौन है। ठीक है, और अगर ये द जो है एक ही जगह लगा है, यानी कि अकाउंट्स के ही आगे लगा है, या फिर अगर ट्रेजर्स का ऑफिसर आगे लगता अकाउंट्स पीछे लगता तो भी ट्रेजर्स के आगे ही द लगता। ठीक है, यानी कि पहला जो सिंगुलर नाउन है उसके आगे द लगा है तो इसका मतलब वो सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ ट्रेजर्स के आगे भी द लग जाता है यानी कि ट्रेजर्स का ऑफिसर अलग है, अकाउंट्स का ऑफिसर अलग है, और आप दोनों को ही जान रहे हैं। अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप ये दोनों को ही जान रहे हैं। अगर इसके आगे अ लगा रहता, एन अकाउंट्स ऑफिसर एंड अ ट्रेजर्स ऑफिसर, इसका मतलब ना तो आप अकाउंट्स के ऑफिसर को जानते हैं ना ही आप ट्रेजर्स के ऑफिसर को जानते हैं, आप बस पोजीशन से उनको रेफर कर रहे हैं, और ये दोनों ही अलग व्यक्ति हैं। ट्रेजर्स मतलब खजाना बच्चे, खजाना मतलब वो चीजें जो आप यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो स्टेट का टैक्सेस पे आप करते हैं वो आपके स्टेट का ट्रेजर्स होता है। ठीक है, ट्रेजर्स का मतलब ये होता है कि जो भी पुराने जमाने में भी, जैसे हमने वो एक स्टोरी की थी कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसमें क्या कहा था, ट्रेजर्स था ना। ट्रेजर्स का मतलब होता है कि जो टैक्सेस आप पे करते हैं, जो रूलिंग किंग होता है या रूलिंग पार्टी होती है, उस पैसे को जब आपके हित के लिए या आप राज्य के या आपके पूरा कंट्री के हित के लिए लगाया जाता है तो वो सारे पैसों को ट्रेजर्स रेफर किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि जो सारे अकाउंट्स संभालता है, ट्रेजर्स ऑफिसर्स यानी कि उस अकाउंट में जो पैसा है या जो भी चीजें वहां पर कीमती चीज रखी हैं उन सभी को वो संभालता है। ठीक है, यस। तो रूल नंबर 7 में रूल नंबर 10 में किसी को कोई डाउट है? सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आर्टिकल जो है वो सिर्फ आगे वाले नाउन के आगे लगा है तो इसका मतलब है कि वो एक ही पर्सन है। दोनों जगह लगा है तो दो अलग अलग पर्सन है। द लगा है तो दोनों को आप जान रहे हैं, अ लगा है तो आप दोनों को नहीं जान रहे हो, ए या फिर एन लगा है तो आप दोनों को नहीं जान रहे हो। ठीक है, और अगर सेम पर्सन है तो ऑब्वियसली उसके लिए सिंगुलर ही लगेगा। यहाँ हिज लगने का मतलब है अकाउंट्स का ऑफिसर और ट्रेजर्स का ऑफिसर मेल पर्सन है, हर लगता तो वो फीमेल होती। एनी डाउट्स इन रूल नंबर 10? पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई ऐसा टफ वर्ड्स नहीं है, बस बहुत सारे वर्ड्स हैं। पूरा लंबा चौड़ा लिख दिया गया है समझाने के लिए इसे, पर पढ़ लोगे तो एक्सप्लेन आप कर सकते हो अपने आप से भी। चलिए, इफ देर इज नो फर्दर डाउट्स देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपके पास डाउट नहीं है। अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा, और एल्स आई एम शोइंग यू रूल नंबर 11 एंड 12। यस, रूल नंबर आपका 11 ये रहा। 11 में क्या कहा जा रहा है वो जरा देखते हैं हम लोग। ये बच्चे जो इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे आप लोग इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? 4:30 होने जा रहा है और आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर नेटवर्क में इशू है तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि आप यहाँ टेक्स्ट में चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजोगे
कि नेटवर्क की वजह से रीज्वाइन होना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना लेट आएंगे तो फिर क्या फायदा है अटेंड करने का। फिर मुझसे अब बोलोगे कि ये रूल नहीं समझ में आया, वो रूल नहीं समझ में आया, आधा आधा सुनोगे सारे रूल्स, क्वेश्चन कैसे बनेंगे तुम्हारे? चीटिंग करके बनाते होगे फिर जो असाइनमेंट भेजा है। यस, रूल नंबर 11 इज when a personal pronoun is connected by a conjunction, यानी कि conjunctions के थ्रू अगर हमने पर्सनल प्रोनाउन को कनेक्ट किया है, ठीक है, तो उन सेंटेंसेस में वो ऑब्जेक्टिव केस में रह जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस में रखते हैं। एक्यूजेटिव का क्या मतलब होता है? लेट मी एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल। एक्यूजेटिव का मतलब होता है व्हेन जब मान लीजिए कि आपका जो एक्शंस हैं, ठीक है, कुछ भी आप एक्शंस कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब बेसिकली एक तरह से कहा जाए कि जो भी आपका एक्सप्रेशन हो रहा है, आप यहाँ सेंटेंस में ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, ठीक है, उस टाइप के सेंटेंसेस को एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। एक्यूजेटिव केस का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्ट में ही मेल पर्सन जो इंक्लूड किए जा रहे हैं, यानी कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं ना, उसमें जिस पे एक्शंस का इफेक्ट पड़ रहा है वो सेंटेंसेस में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है, ये मतलब होता है एक्यूजेटिव का, ठीक है, मतलब ऐसा केस या ऐसा सेंटेंस जहां पर ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी, इसका मतलब कि ये जो कपड़े हैं ये तुम्हारे और मेरे लिए हैं। तो यहाँ पर कपड़े कहाँ से आए ये मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, खरीदे हैं या मिल गए हैं या दे दिए गए हैं, ये सारी चीजें मैटर नहीं कर रही है। यू एंड मी जो है, यू एंड मी जो है, इनको ये कपड़े मिले हैं, ठीक है, ये कपड़े उन्हें मिले हैं, उन्होंने खुद से खरीदे या उन्हें दिए गए हैं, गिफ्ट में दिए गए हैं, जैसे भी दिए गए हों, यू एंड मी को ये क्लोथ्स जो हैं मिले हैं। तो जिनको मिले हैं यानी कि काम का इफेक्ट जो है उन पे पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे किसी ने गिफ्ट दिया एक टी शर्ट, तो मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, यानी कि मुझ पे इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का, तो मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव केस में हूँ। तो मैं यहाँ पर कभी भी आई नहीं लगा सकती, मुझे मी ही लगाना होगा। यू आपका दोनों केस में सेम रहता है, इसीलिए उससे नहीं पहचान पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पर मी लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन रहता तो दीज क्लोथ्स आर फॉर हिम एंड मी, हिम एंड मी रहता, ठीक है, या फिर हर एंड मी रहता, या फिर देम एंड मी रहता, ठीक है। एंड यहाँ पर इसीलिए बार बार लगाया जा रहा है क्योंकि कंजंक्शन से जोड़ने की बात की जा रही है। तो कंजंक्शंस यानी कि जो भी सेंटेंसेस जोड़ने के लिए यूज होते हैं, कॉमास लगे हो, कंजंक्शंस में एंड लगा हो, और लगा हो, कुछ भी कंजंक्शन में जो आता है वो अगर आपके दो पर्सनल प्रोनाउंस को जोड़ रहा है और एक्यूजेटिव केस है, यानी कि सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ही मैटर करता है, तो उस केस में आप ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो आपका प्रोनाउंस हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ठीक है। मी रहेगा, अस रहेगा, यू रहेगा, हिम रहेगा, हर रहेगा, इट रहेगा, देम रहेगा, ये सारे वर्ड्स आपके रहेंगे इस तरह के केसेस में। रूल नंबर 11 समझ में आ गया सबको? किसी को भी कोई स्पेसिफिक? यस मैम, समझ में आ गया मैम। चलिए ठीक है, समझ में आ गया है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 यहीं पर लिखा हुआ है, तो मैं दूसरा स्लाइड नहीं कर रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ। Rule number 12 says कि a pronoun should be used in objective case in a sentence beginning with let। हालांकि ये रूल शायद रिपीट भी होगा, नीचे let के अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन let स्पेसिफिक होता है क्योंकि आप किसी भी ग्रामर बुक में पढ़ेंगे तो let हमेशा रहेगा वहां पर। let के साथ कभी भी कोई भी प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, कभी भी let I नहीं होगा, कभी भी let we नहीं होगा, कभी भी let he नहीं होगा। ये सारे केसेस जो रहते हैं उसमें हमेशा प्रोनाउंस जो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ठीक है। लेट से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस, वहां पर किसी भी तरह का प्रोनाउन लगाओ, चाहे फर्स्ट पर्सन के लिए लगा हो, चाहे थर्ड पर्सन के लिए, चाहे सेकंड पर्सन के लिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। लेट हिम गो टू द ऑफिस,
let her submit the records, let me go to market, ठीक है, let us visit our grandmother, ठीक है। किसी भी केस में आपका सेंटेंसेस रहे, let लगा है तो उसके आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लगेगा। You can take a look at the examples here. Let him go to the office, let her submit the record. her लगा है, him लगा है, she नहीं लगेगा, he नहीं लगेगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ठीक है। Now, I hope there is no doubt, easy सा है, सिर्फ याद रखना है कि अगर सेंटेंस में let लगा है तो उसके आगे कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम चेंजिंग द स्लाइड फॉर रूल नंबर 13। कंटिन्यू मैम। यस बच्चे, 1 मिनट। रूल नंबर 13 श्योर। यस, रूल नंबर 13 है आपका। अगर यहाँ पर आप जो है, ये रूल हमने नाउन में भी पढ़ा था, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग हियर कि अगर आपके तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगे हों सेंटेंसेस में, तीनों लगे हैं, दोनों लगे हैं, या एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस क्या रहता है जब आपका सेंटेंस जो है वो कन्फेशन कंटेन कर रहा है या फिर नेगेटिव आइडिया कंटेन कर रहा है। यानी कि कन्फेशन का मतलब होता है कोई गलती कबूल करने को आप कन्फेशन कहते हैं, ठीक है। कन्फेसिंग अ फॉल्ट का मतलब आपसे कोई गलती हुई है और उसको आप बता रहे हो, उसको आप मान रहे हो, तो आप कन्फेस कर रहे हो। एक्सप्रेसिंग द नेगेटिव आइडिया का मतलब किसी के बारे में आप बुरा बोल रहे हो या अपने बारे में कुछ बुरा इंक्लूड कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव आइडिया। नेगेटिव आइडिया इज डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ नॉट यूज होने से आपका नेगेटिव सेंटेंस रहता है। नेगेटिव आइडिया का मतलब कि आपका जो मीनिंग कन्वे हो रहा है सेंटेंस में, वो मीनिंग नेगेटिव होगा, यानी कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या गलत काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस में आपका जो पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस रहेगा दैट विल बी 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकेंड पर्सन बाद में आएगा और उसके बाद लास्ट में थर्ड पर्सन आएगा। दैट मीन्स योर सीक्वेंस वुड बी you, I and he are in the wrong and will be punished। तो यहाँ पर गलती बताई जा रही है, पनिशमेंट की बात की जा रही है, इसीलिए I, you and he, ये सीक्वेंस आपका रहेगा। अगर आपका कोई भी पर्सन इंक्लूड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 3 की जगह सिर्फ 2 हैं, 3 की जगह सिर्फ 2 हैं, तो अगर I नहीं है तो you and he लगेगा, you नहीं है तो I and he लगेगा, he नहीं है तो I and you लगेगा। यही सीक्वेंस रहेगा इफ योर सेंटेंस कंटेन कन्फेशन और नेगेटिव आइडिया। ऑलराइट, एनी डाउट इन दिस? ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप पूछ सकते हो। मैम एक बार और सीक्वेंस को बता दीजिएगा। 1 मिनट। सीक्वेंस आपका हमेशा रहेगा 1 2 3। जब आपका कन्फेशन रहेगा या फॉल्ट, कोई भी गलती बात बता रहे हो, ठीक है, सॉरी बोल रहे हो कि I, you and he should be sorry for the mistake we did, ठीक है, हमें सॉरी होना मतलब हमें सॉरी बोलना चाहिए या हमें माफी मिलनी चाहिए या हमने गलती की। ये सारी चीजें जो आपकी हैं ये सभी इंक्लूड होती हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स में जो नेगेटिव आइडियाज कंटेन करते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं, नेगेटिव आइडिया कंटेन करते हैं। तो आइडियाज जब नेगेटिव होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप जो है गलती कर रहे हैं या किसी के लिए गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। I, you and he was responsible for his accident, मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसके एक्सीडेंट के लिए। तो ये भी नेगेटिव आइडिया कंटेन कर रहा है कि आपने कुछ किया जिसकी वजह से किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। तो इन सभी नेगेटिव आइडियाज का जब सेंटेंस रहेगा तो सीक्वेंस आपका रहेगा, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकेंड पर्सन फिर आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यानी कि जो बोल रहा है वो अपने आप को पहले रखेगा, जिससे डायरेक्टली बोल रहा है उसे बाद में रखेगा,
और जो सिर्फ आपके सेंटेंस में इंक्लूडेड है उसे लास्ट में रखेगा। ठीक है, अंडरस्टूड रूल नंबर 13? यस मैम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस नाउ। रूल नंबर 14 में सिमिलर है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे हमने नेगेटिव की बात की रूल नंबर 13 में, तो रूल नंबर 14 में हम पॉजिटिव की बात करेंगे, यानी कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव आइडिया कंटेन कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आइडिया कंटेन कर रहा है या आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका सीक्वेंस अलग हो जाएगा। दैट विल बी 2 3 1। रूल नंबर याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा व्हेनेवर यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। रूल नंबर 1 2 3 जब आप गलती कर रहे हैं, रूल नंबर 2 3 1 व्हेन आप प्रेज कर रहे हैं या पॉजिटिव आइडिया कन्वे कर रहे हैं। पॉजिटिव आइडिया का मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नॉट नहीं आ सकता, यहाँ नॉट बिल्कुल आ सकता है। जैसे अगर हम कहें कि यू ही एंड आई विल नेवर हर्ट समवन, तो ये पॉजिटिव आइडिया यहाँ पर नेवर आया, ठीक है, जो कि नॉट का पार्ट है। फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव आइडिया कन्वे हो रहा है कि हम में से कोई कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव आइडिया जब कन्वे होता है तब आपका प्रोनाउंस का सीक्वेंस अगर रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस, दैट विल बी यू ही एंड आई, यानी कि जो पर्सन से आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं उसको आप पहले रखेंगे, वन मिनट। यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर अगर सीक्वेंस ये रहेगा, पॉजिटिव फ्रेज में अगर सीक्वेंस रहेगा, तो जिस पर्सन से आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं उसको पहले रखेंगे, जो आपके सामने नहीं खड़ा है, जिससे आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ आपके सेंटेंसेस में इंक्लूडेड है, उसे आप सेकंड पर्सन के बाद रखेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन, और अपने आप को आप लास्ट में रखेंगे। यू ही एंड आई सीक्वेंस रहेगा, यू शी एंड आई, यू इट एंड आई, यू देम एंड आई। ये सीक्वेंस आपका रहेगा जब भी आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव आइडियाज की या प्रेजेस की। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सीक्वेंस का नंबर अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चीज के बारे में बात की जा रही है। इफ एनीवन इज मिसिंग, मान लीजिए कि यहाँ पर यू नहीं है तो ही एंड आई होगा, अगर ही नहीं है तो यू एंड आई रहेगा, अगर आई नहीं है तो यू एंड ही रहेगा। किसी भी सीक्वेंस में से कोई भी मिसिंग है तो भी आपका 2 3 1 वाला रूल रहेगा। अगर 3 नहीं है तो 2 1 रहेगा, अगर 2 नहीं है तो 3 1 रहेगा। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, जो है आपके पास सेंटेंस में उसको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चराइज कर देना है। ठीक है, ओके मैम, आई अंडरस्टूड। यस, इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स, देयर आर मोर एग्जांपल्स। तो यहाँ पर और एग्जांपल है, यू ही एंड आई फिनिश द वर्क। ठीक है, राम, आई एंड यू। यहाँ देखिए राम जो है वो आपका प्रोनाउन नहीं है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये फिर भी इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड पर्सन में अगर नाम भी लिखा है तो भी ये सीक्वेंस इनकरेक्ट है, हमें पहले नहीं लिखना है, हमें बीच में ही रखना है थर्ड पर्सन को। तो यू, राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडी। So I hope everyone is clear on this rule. Rule number 14. किसी को भी क्लियर doubt? मैम। Yes. Anyone else, if having any doubt, they can ask, or I'll just change the slide for rule number 15. Okay. Rule number 15 is this. Yes. जैसा कि मैंने कहा था कि let के अलावा भी और वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस नहीं लगा सकते हैं। द अदर वर्ड्स जिसके आगे आप सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते हो वो है बट, एक्सेप्ट एंड बिटवीन, और लेट भी है। तो इन सभी केसेस के आगे आप जब भी इन सभी केसेस को इंक्लूड करोगे सेंटेंस में, तो आप कभी भी ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लगाओगे, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाओगे। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव केस कभी लगता नहीं है, उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सेंटेंस लूं, एवरीवन लाफ्ड बट मी, इसे अगर मी के आगे मुझे लिखना है, मान लीजिए मुझे क्लैरिफाई करना है किसी को
कि इस सेंटेंस का मतलब पहले तो ये होता है कि एवरीवन लाफ्ड बट मी का मतलब हर कोई हंस रहा था लेकिन मैं नहीं हंस रहा था। तो ये सेंटेंस आपको पूरा अगर इंग्लिश में लिखना है कि आई वॉज नॉट लाफिंग, तो यहाँ पर आप आई लिख सकते हो। एवरीवन लाफ्ड बट आई वॉज नॉट लाफिंग इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पर सेंटेंस आप कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप सेंटेंस अधूरा पे छोड़ दे रहे हैं जो कि मीनिंग सेम कन्वे करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अधूरा पे छोड़ा है तो ये मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। समझने वाले इसके भी सेम मीनिंग समझेंगे जो आप लिखेंगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने से। लेकिन अगर आपने इधर तक छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर मी ही लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे। ठीक है, एवरीवन लाफ्ड बट आई इतना नहीं होगा, एवरीवन लाफ्ड बट आई वाज नॉट लाफिंग हो सकता है, या फिर एवरीवन लाफ्ड बट मी, ये दोनों केस होगा। नेक्स्ट केस ओके होगा, ओके मैम। यस, नेक्स्ट केस होगा एक्सेप्ट में। ठीक है, एक्सेप्ट के लिए भी अगर आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं, अगेन एक्सेप्ट में अगर आप फुल सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्ट ही वाज नॉट लाफिंग और एक्सेप्ट ही वाज नॉट अटेंडिंग, इस तरह का पूरा सेंटेंस यूज करेंगे। अगर अधूरा पे छोड़ेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम इज द करेक्ट आंसर, और नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही अटेंडेड और ही वाज प्रेजेंट। ये सेंटेंस पूरा अगर रहेगा तो ही लगेगा, अगर अधूरा पे छोड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन पे छोड़ दिया गया है सेंटेंस तो यहाँ पर हिम लगेगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। लास्ट वन जो है हमारा, उसके लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट रुके। यस, लास्ट वन इज लेट वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर और एग्जांपल है कि लेट अस लाफ अवे आवर सॉरोज। तो यहाँ पर लेट वी नहीं होगा, लेट अस लाफ होगा। यहाँ लेट में इसीलिए डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बताया कि लेट के बाद डिफरेंस होता है एक क्रिएशन का। लेट के बाद आप किसी भी तरह का सेंटेंस लिखो, चाहे आप फुल सेंटेंस लिख रहे हो, चाहे आप हाफ सेंटेंस पे छोड़ दे रहे हो, लेट के बाद किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले केसेस में क्या है कि अगर बट के आगे मैंने पूरा सेंटेंस लगाया तो मैं आई लगा सकती हूँ, अगर एक्सेप्ट के बाद मैंने पूरा सेंटेंस लिखा तो मैं ही लगा सकती हूँ। लेकिन लेट के आगे मैं किसी भी केस में, चाहे मेरा सेंटेंस कैसा भी हो, लेट के आगे अगर मेरा प्रोनाउन लगा है तो वो कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई, यही रीजन है कि 12 नंबर रूल में लेट को पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, नाउ एनी डाउट्स इन दिस? नो मैम। चलिए, नहीं डाउट है तो और एक एग्जांपल बचा है आपका, दैट इज योर बिटवीन का। वो मैं इसमें बता देती हूँ, 6 वाला जो स्लाइड है उसमें चला गया है वो एग्जांपल। यस, तो यहाँ पर बिटवीन वाला जो एग्जांपल है दैट इज योर, दिस इज बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, दिस इज बिटवीन यू एंड मी होगा। ठीक है, इसी तरह ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस अधूरा छोड़ा हुआ है, इसको आप कंप्लीट और ज्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे आप एक्सेप्ट या फिर एंड में कर रहे थे, बट में कर रहे थे सॉरी, तो उस केस में आप यहाँ पर एक्सपैंड नहीं कर सकते हो सेंटेंसेस को। तो इस केस में भी एक तरह से आप समझ लो कि यहाँ पर बिटवीन के आगे नहीं लगता है सब्जेक्टिव केस। एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क, या फिर हम यहाँ पर 16 नंबर रूल की तरफ बढ़ते हैं। यस मैम, कंटिन्यू। यस, अगर डाउट हो रहा है तो अगर मान लीजिए किसी को डाउट हो रहा है, नहीं पूछ पा रहा है, तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। यस, सॉरी, रूल नंबर 16 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सम और एनी कहाँ यूज होता है। ये भी सेम रूल हमने नाउन में पढ़ा था। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, जिसका छूट भी गया है वो रिवीजन कर ले, और जिसने पढ़ा भी है वो भी रिवीजन कर ले। सम कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हो। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि नॉट स्पेसिफिकली यूज नहीं होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि वहां पर नॉट यूज हो रहा है। नेगेटिव आइडिया मतलब बुरे विचार यूज हो रहे हैं, कोई गलत काम हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, मर्ज अप नहीं करिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है वहां पर नॉट यूज नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी तरह का आपका सेंटेंस हो सकता है। किसी भी तरह का सेंटेंस, नॉर्मल किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है जहां पर हम
क्वांटिटी और डिग्री बता रहे हैं, ठीक है। क्या बताने के लिए यूज होता है सम और एनी? बोथ सम एंड एनी आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी एंड डिग्री। क्वांटिटी और डिग्री दोनों में से कोई एक चीज बताने के लिए सम और एनी दोनों यूज होता है, लेकिन सम यूज होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एनी आपका यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केस में, ठीक है। तो अगर मुझे कहना है कि आई हैव सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरीज दैट आर वेरी नाइस टू रीड, ठीक है, मतलब मेरे पास कुछ बुक हैं लाइब्रेरी से जो मैं लाई हूँ, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने के लिए। तो वो कुछ बुक जो है पॉजिटिव आइडिया आपका कन्वे हो रहा है, यहाँ पर नॉट नहीं हो रहा है, नॉट नहीं है सेंटेंस में, तो ये नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, तो इस केस में यहाँ पर सम यूज होगा, ठीक है। देयर आर I shall not take any book from this library since they contain not very good collection, ठीक है, मतलब उनके पास अच्छा कलेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई भी बुक नहीं लेके जाऊंगी। नॉट आ गया सेंटेंस में, दैट मीन्स आई एम यूजिंग एनी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज योर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताने का मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं क्वांटिटी से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनी यूज होगा, ठीक है। डू यू हैव एनी बुक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइटर, ठीक है, या फिर कैन यू ब्रिंग मी, सॉरी कैन यू नहीं होगा, कैन यू रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प यू, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर कुछ सिचुएशन होते हैं जहां पर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में सम यूज करते हैं, एनी यूज नहीं करते हैं। कौन से केसेस होते हैं, जहां पर हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कैन यू प्लीज ब्रिंग मी सम ऑफ द बुक्स फ्रॉम दिस राइटर, फ्रॉम दिस शॉप, तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज अगर टाइम मिले या प्लीज आप मेरे लिए ये राइटर की बुक जो किताब है ये मेरे लिए कुछ लाके अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, ठीक है। तो दैट मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग, यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्टिंग करने का मतलब क्या होता है कि मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कुछ करने का और वो डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है जिससे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो वो डिनाई कर सकता है। लेकिन इंटेरोगेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप आंसर करो या ना करो, क्वेश्चंस हैं, आप आंसर कर ही दोगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर कर ही देना है। तो रिक्वेस्ट में ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप डिनाई कर सकते हैं, उस चीज को करने से मना कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो उस केस में आपको पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उस केस में आप सम यूज कर सकते हैं। काइंडली गिव मी सम टाइम टू कंटिन्यू स्टडिंग, ठीक है। काइंडली गिव मी सम टाइम, सम मोर टाइम टू सबमिट द असाइनमेंट। काइंडली गिव मी kindly give me some papers, some more papers so that I can continue writing, ठीक है। kindly give me some space, ठीक है, I want personal space। तो यहाँ पर ये सारे जो रिक्वेस्ट होते हैं उस केस में आप यहाँ पर सम यूज कर सकते हैं। एनी डाउट इन रूल नंबर 16? नहीं डाउट है तो डू वन थिंग, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रह गया हमारे पास, तो मैं नेक्स्ट रूल स्टार्ट नहीं करूँगी, समझाने में टाइम लग जाता है। जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे तीनों टाइप के एक सेंटेंस बनाए, सम के साथ एक सेंटेंस बनाना, एनी के साथ, तीनों तरह, दोनों तरह के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, और एक रिक्वेस्ट सम के साथ, ये स्टेटमेंट बना के भेजिए चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। जब तक मैं आपका अटेंडेंस ले रही हूँ फटाफट मेरे को सबके आंसर्स चाहिए, तीनों केसेस के, चारों केसेस के आंसर भेजिए। सम कहाँ पर यूज होता है, एनी कहाँ पर यूज होता है, इन चार केसेस जो मैंने बताए, चारों केसेस के मुझे सेंटेंसेस लिख के बताइए।
इतना टाइम है आपके पास कि आप सोच के मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कम से कम एक स्टेटमेंट हर एक स्टूडेंट से आना चाहिए। यहाँ पर 40 स्टूडेंट हैं, मेरे पास 40 स्टेटमेंट्स कम से कम आने चाहिए चैट बॉक्स में। And if you are not answering, that means I will assume कि मैंने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ाया आप नहीं सुने। तीन स्टेटमेंट ही आए हैं मेरे पास, तीन ही बच्चे पढ़ रहे थे मुझसे। बाकी के स्टूडेंट्स 37 स्टूडेंट्स, वेयर इज योर आंसर? यस, वही 4-5 स्टूडेंट 2-3 सेंटेंसेस का आंसर भेज रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर रहे हैं। ओके, कैन यू रिपीट दिस रिक्वेस्ट मैम? जो रिक्वेस्ट करते हैं वो उसका थोड़ा बता दीजिए। 3 सेंटेंस भेज दिए मैं। यस, आई हैव सीन द स्टेटमेंट, ऑल ऑफ योर स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला केस जब होता है तब आप मतलब पोलाइटली किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, जैसे बहुत ही नॉर्मल केस है। मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से आप फी नहीं पे कर पा रहे हैं, अभी तुरंत एकदम फी नहीं पे कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिन के बाद आप फिर बैंक में मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई, बैंक में किसी दिक्कत की वजह से आपका पेमेंट रुक गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट भेजोगे? आप रिक्वेस्ट भेजोगे, प्लीज गिव मी अ फ्यू मोर डेज सो दैट आई कैन सबमिट माय फी, ड्यू टू सम बैंक इश्यूज आई एम नॉट एबल टू सेंड इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस बोले, ड्यू टू सम बैंक इश्यूज आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नॉट नहीं लगा है। एंड पहला सेंटेंसेस रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो सम मतलब कुछ रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आप मतलब पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गिव मी सम टाइम, ठीक है, कैन यू गिव मी सम स्पेस, ठीक है, कैन यू गिव मी सम वाटर, ठीक है, कैन यू गेट मी सम मेडिसिन, ठीक है। तो काइंडली अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मुझे ला के दे दो या मुझे ये चीज़ चाहिए, कुछ थोड़ी सी चीज़ चाहिए, क्वांटिटी बताने के लिए, उस केस में आप सम लगा सकते हैं। ओके, सेंटेंसेस तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कुछ कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, कुछ कुछ गलती भी आ रही है। चलिए ठीक है, ये क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे पास ये सेंटेंसेस रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सेंटेंसेस पे जो जो स्टूडेंट्स ने भेजा है मैं आपको बता दूंगी कौन सा सही है कौन सा नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी कैन डिस्कस फर्दर, ठीक है। और भी कोई स्टूडेंट अगर भेजना चाहता है तो वो लिख के रखिए, नेक्स्ट क्लास आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उस टाइम आपको रिव्यू दे दूंगी। ऑलराइट, अटेंडेंस मैंने ले लिया है तो उसका कोई इशू नहीं है। And let's meet in the next class for further discussion.